यह क्या बहू, बस इतनी ही सब्जी लेकर आई है तू बाजार से? हाँ मम्मी जी, मैंने तुझे 500 रुपए दिए थे और तू 500 रुपए में बस 2 दिन की सब्जी लेकर आई है। क्या इसके अलावा भी कुछ और सामान खरीदा है तूने? नहीं मम्मी जी, जो भी मैंने खरीदा है सब आपके सामने है। मगर ये तो बहुत कम है। अरे मम्मी जी, आप नहीं जानती, बहुत महंगाई बढ़ चुकी है बाजार में। सब्जियों के दाम आसमान को छू रहे हैं। 80 रुपए किलो तो आलू ही है। कोई भी सब्जी वाला जरा सा धनिया मिर्ची भी मुफ्त में नहीं दे रहा। अच्छा, तो थोड़ा मोल भाव करना सीख बहू। मैंने मोल भाव करने की कोशिश की मम्मी जी, लेकिन फिर भी महंगाई इतनी है कि मोल भाव से भी कोई फायदा नहीं हो रहा। रात को खाने पर आज खाने में सलाद नहीं दिखाई दे रहा प्रीति। खाने में सलाद तो तभी दिखाई देगा ना जब मैंने बनाया होगा। वैसे तो रोज खाने के साथ सलाद होता है, तो फिर आज क्यों नहीं बनाया? बस पूछिए मत। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि सब्जी मिल रही है, यही बहुत है। अगर खाने के साथ रोज सलाद चाहिए तो आपकी सैलरी महीने से पहले ही खत्म हो जाया करेगी। क्या सच में सब्जियां इतनी महंगी हो रही है कि अब मुझे खाने के लिए सलाद भी नहीं मिल सकता? क्या करें अजय जी, लेकिन यही सच है। आज बिना सलाद के ही खाना खा ले बेटा। और बहू को तो यहाँ सस्ती सब्जियां मिल नहीं रही, तो ऐसा करना, ऑफिस से आते वक्त तू खुद ही घर के लिए सब्जियां ले आना। हाँ ये ठीक है, आप ही कल सब्जियां ले आना। अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस से आते वक्त घर के लिए सब्जियां ले आऊंगा। आपको जो भी मंगवाना हो बता देना। ठीक है। अगले दिन आज खाने में क्या बना रही है बहू? अभी फ्रिज में कुछ नहीं रखा मम्मी जी। आज अजय जी जो भी सब्जी लाएंगे वो बना दूंगी। अच्छा, वैसे शाम हो चुकी है, अजय आता ही होगा। तभी अजय घर आता है। लीजिए आ गए अजय जी, अभी तेरी ही बात कर रहे थे हम। अच्छा, आप सब्जियां ले आए? हाँ, देख लो, प्याज टमाटर बैंगन आलू धनिया जो तुमने कहा था सब ले आया। प्याज टमाटर किस भाव से लाए हैं आप? 200 रुपए किलो प्याज और 180 रुपए किलो टमाटर। ये क्या कह रहा है? तेरा दिमाग तो ठीक है। ये क्या, आप तो बहुत महंगी सब्जियां ले आए। इससे कम दामों में तो मैं सब्जियां ले आती हूँ। आज तो सब्जियों के दाम सुनकर मेरे होश ही उड़ गए थे, और होश के साथ साथ नोट भी। बताओ, ये तो 4 दिन की सब्जी में हजारों रुपए उड़ा आया। माँ, इसमें मैं भी क्या करूँ, महंगाई ही इतनी हो रही है। अगर महंगाई का यही हाल रहा तो घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा। सही कह रही है बहू। कुछ दिनों बाद बहू, तू छत से कपड़े ले आई? अभी नहीं मम्मी जी। किचन के सारे बर्तन साफ कर दिए? अभी नहीं मम्मी जी। अच्छा, चावल तो साफ कर ही दिए होंगे? नहीं मम्मी जी, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं सब काम कर दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ऐसे कैसे चिंता ना करूं बहू, बहुत दिनों से देख रही हूँ तेरा ध्यान आजकल घर के कामों में लग ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं है मम्मी जी। तो फिर कैसा है? तू खुद बता, आजकल कहाँ व्यस्त रहती है? ये मैं आपको बाद में बताऊंगी मम्मी जी, जरा 1 मिनट दीजिए, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर प्रीति वहाँ से चली जाती है। अरे लेकिन सुन तो, पूरी बात सुने बिना ही यहाँ से चली गई। न जाने क्या छुपा रही है। शाम को ये क्या, आज खाने में सिर्फ आलू है? आलू तो कल भी खाए थे। मम्मी जी, कल तो आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी, आज आलू मटर की सब्जी बनाई है। अच्छे से याद है बहू, और ये भी याद है कि आज सुबह ही नाश्ते में आलू के पराठे भी खाए हैं। क्या करूं फिर मम्मी जी, आलू ही है जो बाजार में सबसे सस्ते हैं, इसलिए खाने में आलू बना रही हूँ। आलू की सब्जी ही खा लो माँ। अगर आलू भी महंगे हो गए तो चटनी रोटी से गुजारा करना पड़ जाएगा। आलू खाने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर रोज रोज आलू कैसे खा सकते हैं, तू ही बता। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, आपको अब और आलू खाने नहीं पड़ेंगे। क्यों, ऐसा क्या करने वाली है बहू? कल से क्या सब्जी सस्ती होने वाली है प्रीति? नहीं, सब्जी तो सस्ती नहीं हो रही, मगर आप चिंता मत कीजिए, बढ़ती हुई इस महंगाई का जुगाड़ मैंने कर लिया है। आप बस कल तक का इंतजार कीजिए। अच्छा ठीक है, तू कह रही है
तो कल तक का इंतजार और कर लेते हैं। अगले दिन हाँ, आज तो खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देख कर आती हूँ बहू ने आज क्या बनाया है। कुसुम किचन की ओर जाती है। मम्मी जी, आप यहाँ? बहू, आज तो खाने की खुशबू दूर तक आ रही है। लगता है आज रसोई में काफी पकवान बन रहे हैं। हाँ मम्मी जी, आज मैंने सबकी पसंद का खाना बनाया है। आज कुछ खास है क्या जो तूने इतना सब कुछ बनाया है? नहीं मम्मी जी, कुछ खास नहीं है। तो फिर इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? सारी सब्जियां महंगी हो रही है। मैंने तो बिल्कुल पैसे खर्च नहीं किए। तो फिर आज इतनी सारी सब्जियां कहाँ से ली आई? मम्मी जी, आपके सारे सवालों का जवाब आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। पहले आप खाना खाने बैठिए। अच्छा ठीक है, मैं अजय को भी खाने के लिए बुला लेती हूँ। हाँ मम्मी जी, उन्हें भी बुला लीजिए। मैं सबके लिए खाना लगा देती हूँ। इसके बाद सब लोग बैठकर खाना खाते हैं। बड़े दिनों बाद आज सलाद देखने को मिला है। सलाद ही नहीं बल्कि आज तो काफी सारी सब्जियां हैं खाने में। मगर ऐसे कैसे हो सकता है? अरे प्रीति, सब्जियां सस्ती हो रही है क्या? मैं भी प्रीति से यही पूछ रही थी कि आखिर प्रति इतनी सारी सब्जियां कहाँ से लेकर आई, वो भी इतनी महंगाई के बीच। प्रीति, तुम ही बताओ आखिर क्या है इसका राज? क्या कहीं से तुम्हें सस्ती सब्जियां मिल गई जो इतनी सारी सब्जी उठा लाई? अजय जी, सब्जियां सिर्फ सस्ती ही नहीं बल्कि फ्री में मिल गई हैं। क्या फ्री में? आजकल तो धनिया भी कोई फ्री में नहीं दे रहा और तुम्हें इतनी सारी सब्जियां फ्री में मिल गईं। हाँ बहू, किसने इतनी सारी सब्जियां फ्री में दे दी? हमारे गार्डन ने मम्मी जी। जी मम्मी जी, दरअसल बहुत दिनों से मैं अपने ही घर के पीछे वाली खाली जगह पर सब्जियां उगा रही थी। मैंने घर के पीछे ही एक सुंदर गार्डन बना दिया है। यहाँ पर मैंने बहुत सारी सब्जियों के पेड़ लगाए हैं और उन्हें पेड़ से मैं ये सब्जियां लेकर आई हूँ जो कि बिल्कुल मुफ्त है। तूने तो कमाल कर दिया बहू। घर पर ही सब्जी उगाने का तुम्हारा ये आइडिया तो वाकई में काबिले तारीफ है। अब हमें घर पर ही ताजी और मुफ्त सब्जियां खाने को मिलेंगी। अच्छा, तो तू इतने दिनों से अपने सब्जियों के पौधों में व्यस्त थी और मुझे लगा पता नहीं तेरा ध्यान कहाँ है जो तू घर के काम भूल जा रही है। जी मम्मी, मैं पिछले कुछ दिनों से ही अपने सब्जियों के पौधों का ध्यान रख रही थी और इसका ही ये नतीजा है कि आज हम सब मिलकर इतनी सारी ताजी सब्जियां घर में बनाकर खा रहे हैं। अब तो हमें फिक्र नहीं कि सब्जियों के दाम आसमान छुए या आसमान के भी पार चले जाएंगे। क्यों प्रीति? बिल्कुल अजय जी, क्योंकि मेरी बहू ने अपने घर पर ही अपना गार्डन जो बना लिया है, जहाँ पर हरी भरी सब्जियों के पौधे लगे हैं। मुझे भी तेरा गार्डन देखना है। बिल्कुल मम्मी जी, कल आप चलना। घर के पीछे जो मैंने गार्डन बना रखा है मैं आपको दिखाऊंगी। वहाँ पर मैंने टमाटर, धनिया, मिर्ची, नींबू सब उगा रखा है। वैसे सभी लोगों को अपने घर में ऐसे ही पौधे लगाने चाहिए। आपने सही कहा अजय जी। मोहनदास और सरिता बड़ी मुश्किलों से अपने दिन गुजार रहे थे। एक तो पहले से ही इतनी ज्यादा गरीबी थी, ऊपर से बारिश का वक्त था, जिस वजह से मोहनदास का काम और भी ज्यादा कम हो गया था। सुनिए जी, घर का अनाज खत्म होने जा रहा है। जल्दी कोई अच्छा काम ढूंढिए, नहीं तो सबको भूखा रहना पड़ेगा। एक बार को हम तो बिना खाए सो भी जाएं, मगर अपने बेटे गोलू को तो भूखा नहीं देख सकते ना। तुम्हारी बात गलत नहीं है, लेकिन मैं भी क्या करूं? इस बारिश में मुझे कहीं काम मिल ही नहीं रहा। बस भगवान करे जल्द से जल्द आपको काम मिल जाए और घर के लिए अनाज लाने जितने पैसे तो मिल ही जाएं। हाँ, मैं भी इसी उम्मीद में हूँ। इतने में गोलू वहां आता है। माँ, आज खाने में क्या बनाया है? बेटा, खाने में आज भी वही है जो कल खाया था तुमने, तुम्हारे पसंदीदा दाल चावल। माँ, एक बात कहूँ? हाँ कहो बेटा। मुझे दाल चावल तो पसंद है, मगर आप रोज रोज यही क्यों बनाती हो? क्या करूं बेटा, हमारे पास इसके अलावा और कुछ होता भी तो नहीं है। मगर तू फिक्र मत कर बेटा, जैसे ही तेरे पिताजी कोई नया काम ढूंढ लेंगे तब मैं तुझे अलग अलग पकवान बनाकर खिलाऊंगी। सच माँ? हाँ बेटा, चल
फिर अब जल्दी से दाल चावल खा ले। अगले दिन। हे भगवान, इतनी तेज बारिश! ऐसा लग रहा है जैसे कहीं आज बाढ़ ही ना आ जाए। अरे माँ देखो, यहाँ से पानी गिर रहा है। अरे छत से पानी गिरने लगा और ये सारा पानी तो चूल्हे पर गिर रहा है। जल्दी से ये लकड़ियाँ यहाँ से हटा लेती हूँ, कहीं सारी लकड़ियाँ गीली ना हो जाए। क्या हुआ सरिता? देखिए ना, छत से अचानक पानी गिरने लगा। वो तो अच्छा हुआ मैंने सारी लकड़ियाँ यहाँ से जल्दी से हटा ली, नहीं तो आज चूल्हा भी नहीं जलता और फिर खाना भी नहीं बन पाता। बारिश की वजह से ये एक और मुसीबत हम पर बरस पड़ी है। सही कह रहे हैं आप, पता नहीं हमारे अच्छे दिन कब शुरू होंगे। माँ, मुझे भूख लग रही है। बेटा थोड़ी देर इंतजार कर, बस बारिश के रुकते ही मैं तेरे लिए जल्दी से खाना बना दूंगी, क्योंकि पानी की वजह से अभी चूल्हे में आग नहीं जल पाएगी। ठीक है माँ। बारिश रुकने के बाद सरिता खाना बनाती है। ये क्या, अब ये कैसे टूट गया? अब क्या हुआ? देखिए, ये बर्तन न जाने कैसे टूट गया। हमारे पास एक यही बर्तन था जिसमें मैं खाना बनाती थी और वो भी टूट गया। अब हम क्या करेंगे? अभी तो हमारे पास नया बर्तन लाने के लिए पैसे भी नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं ऐसा करती हूँ, इस पर मिट्टी लगा देती हूँ, शायद काम बन जाए। ठीक है। ये लीजिए, हो गया, लेकिन ये ज्यादा वक्त नहीं टिक पाएगा, हमें नए बर्तन की जरूरत पड़ेगी। मैं अभी के अभी कोई काम ढूंढने के लिए जाता हूँ, तुम चिंता मत करो। ठीक है। थोड़ी देर बाद। लो बेटा, खाना खाओ। अरे वाह, खाना बन गया माँ। हाँ, तभी दरवाजे से खटखट की आवाज आती है। सरिता जाकर देखती है तो सामने उसे एक बूढ़ी महिला दिखाई देती है। आप कौन हैं? मैं तो एक मुसाफिर हूँ बेटी, यहाँ से बस गुजर रही थी। अच्छा बेटी, बहुत भूख लगी है, क्या खाने के लिए कुछ मिल सकता है? क्या खाना? हमारे घर में खुद खाने की कमी है, मैं आपको खाना कहाँ से दूं? क्या हो गया बेटी, किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं माँ जी, आप इंतजार कीजिए, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। माँ, आप तो कह रही थी कि हमारे घर में अनाज की कमी है, तो आप उन महिला को खाना क्यों दे रही हो? मैं जानती हूँ बेटा, मगर वो बहुत भूखी हैं और ये हमारा फर्ज है कि हम उन्हें खाना दें। चलो मैं जाती हूँ। सरिता बूढ़ी महिला को खाना देती है। धन्यवाद बेटी। थोड़ी देर बाद वो महिला वहां से खाना खाकर जाने लगती है। अरे हाँ बेटी, ये मेरे पास एक पतीला है, मगर ये मेरे किसी काम का नहीं है। अगर तुझे जरूरत हो तो तू रख ले। क्या सच में माँ जी? हाँ हाँ, रख ले। ठीक है, धन्यवाद माँ जी। चलो फिर, अब मैं चलती हूँ, भगवान तुझे खुश रखे। सरिता उस पतीले को पाकर खुश हो जाती है, क्योंकि आज ही उसकी रसोई का बर्तन टूट गया था और उसे ये नया पतीला मिल गया। अगले दिन। ये क्या, चावल तो खत्म हो गए, सिर्फ ये एक कटोरी चावल ही बचे हैं, जिसमें सिर्फ गोलू ही खा पाएगा। कोई बात नहीं, इन्हें ही बना देती हूँ। थोड़ी देर बाद। अरे, मैंने तो सिर्फ एक कटोरी चावल ही बनाए थे, तो फिर ये पतीला कैसे भर गया? क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, मैंने थोड़े से ही चावल बनाए थे, मगर पता नहीं कैसे ये पतीला पूरा चावलों से भर गया। माँ, कहीं ये पतीला जादुई पतीला तो नहीं? मैंने बहुत सी ऐसी कहानियों में सुना है कि जादुई चीजें भी होती हैं। मगर वो सब तो सिर्फ कहानियों में ही होता है ना बेटा। मगर कहानियाँ सच भी तो हो सकती हैं ना माँ? वैसे गोलू की बात पर विश्वास करना नामुमकिन है, लेकिन एक बार और कोशिश करके देखती हूँ, क्या पता ये पतीला वाकई में जादुई हो। सरिता थोड़ी देर बाद उसी पतीले में दाल बनाने के लिए रखती है। सिर्फ एक मुट्ठी दाल बनाकर देखती हूँ इस पतीले में, जिसके बाद सब पता चल जाएगा कि ये जादुई पतीला है या फिर मामूली ही। इतने में मोहनदास घर आता है। सुनो सरिता, आखिरकार मुझे काम मिल ही गया। क्या सच कह रहे हैं आप? हाँ, एक हलवाई की दुकान पर मदद के लिए कारीगर की जरूरत थी, मैंने वहाँ बात की तो मुझे काम मिल गया। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात सुनाई आपने। अरे तुम्हारा खाना देखो, तुम्हारे पतीले से सारी दाल बाहर निकल रही है। ओह, मैं तो इस बारे में भूल ही गई। सरिता पतीले को देखकर चौंक जाती है। अरे क्या हो गया, तुम हैरान क्यों हो रही हो?
बात तो हैरान होने वाली है। मैंने इस पतीले में थोड़ी सी ही दाल बनाने रखी थी, मगर इसमें इतनी सारी दाल पता नहीं कहाँ से आ गई कि ये पूरा पतीला ही भर गया। ये तुम्हारा कोई वहम होगा। वैसे तुम्हारे पास ये नया पतीला आया कहाँ से? इसके बाद सरिता मोहनदास को बूढ़ी महिला से लेकर पतीले के जादू तक की पूरी कहानी सुनाती है। अगर ये सच में जादुई पतीला है तब तो इससे हमारी बहुत मदद हो जाएगी सरिता। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मुझे तो अब लगने लगा है कि हमारे अच्छे दिन शुरू होने लगे हैं। अगले दिन। सुनो, मैं जरा काम पर जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप शाम को आते वक्त घर के लिए राशन ले आना। ठीक है। शाम को। ये लो, मैं घर के लिए सारा राशन ले आया। और आज गोलू के पसंद का कुछ बनाना। क्यों गोलू? हाँ पिताजी। मगर तुम्हें क्या हुआ? तुम निराश क्यों हो? आज बारिश में सारी लकड़ियां गीली हो गईं। अब चूल्हे में कैसे आग लगाऊं मैं, और कैसे खाना पकाऊं? ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ। कोई बात नहीं, तुम कोशिश करो, क्या पता आग जल जाए। इतनी देर से यहीं बैठी हूँ और आग जलाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर कुछ नहीं हो रहा। ऐसा कहते कहते सरिता चूल्हे पर पतीला रख देती है। माँ देखो, चूल्हे में आग जल उठी। ये कैसे हुआ? कहीं ये इस पतीले की वजह से तो नहीं हुआ? आप सही कह रहे हैं, मुझे भी यही लगता है। मैंने कहा था ना माँ कि ये पतीला जादुई है। तुम सही थे मेरे बेटे, ये वाकई में जादुई है। धन्यवाद उस बूढ़ी महिला का जिन्होंने मुझे ये पतीला दिया। तो अब तो तुम खाना बनाओगी ना सरिता? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बताओ फिर, आप दोनों आज क्या खाना पसंद करेंगे? मैं आप दोनों के लिए वही पकवान बनाऊंगी। अरे वाह माँ, फिर तो मैं बहुत सारा खाना खाऊंगा। ये सुनकर सरिता और मोहनदास हंसने लगते हैं। सुनिए जी, मैं कह रही थी कि क्यों ना मैं भी आपके काम में आपकी मदद करूं। क्या मतलब? आप काम करके पैसे कमा रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी इस जादुई पतीले की मदद से कुछ पकाऊं और उसे बेचकर पैसे कमाने में आपकी मदद करूं। ये तो अच्छा विचार है, मगर तुम पकाओगी क्या? क्यों ना हम गांव में टिफिन सेवा शुरू करें। लेकिन इसे शुरू करने से पहले हमें और भी पैसे चाहिए होंगे। ठीक है, तब तक थोड़ा इंतजार करते हैं। जैसे ही हमारे पास पर्याप्त पैसे होंगे तभी हम काम शुरू कर देंगे। ठीक है। कुछ दिनों बाद मोहनदास और सरिता अपनी टिफिन सर्विस का काम शुरू कर देते हैं, जो जादुई पतीले की मदद से बहुत आसान हो जाता है और इस काम में उन्हें भारी मुनाफा भी होता है। दोनों लगातार मेहनत करते हैं और धीरे धीरे उनके दिन अच्छे होने लगते हैं। अरे बहादुर, जरा मीठा पान खिला दे। तेरे हाथों का पान खाए बिना तो मेरा दिन ही नहीं जाता। बेशक ये मेरी पत्नी है, लेकिन इसने तो पूरे मोहल्ले में मेरी बदनामी करवा कर रखी है। देखो जरा उस पान वाले के साथ कैसे लगी हुई है। बहू तो पूरे दिन घर पर काम करती रहती है। अपनी सास को भी कहा कर कि घर का काम करे। लेकिन माँ जी तो घूमने गई हुई है पड़ोस की आंटी के साथ। बस कर बहू, अपनी सास के बारे में तू जानती नहीं है क्या? तेरी सास कहीं घूमने फिरने नहीं गई है, पान वाले की दुकान पर बैठकर उसके साथ गप्पे हाँक रही है। और उसको लगता है कि उसकी तरह जवान पूरे मोहल्ले में और कोई नहीं। उम्र 55 का, लेकिन दिल बचपन का होता जा रहा है इसका। लेकिन पिताजी, आप माँ जी को कुछ कह भी तो नहीं सकते। अगर आपने माँ जी को कुछ कहा फिर तो आपकी शामत आनी है। आ गई अपने बहादुर पान वाले के हाथों का पान खाकर। क्या बात है, पान खाकर तो ऐसी लग रही हो जैसे कितने नवाबों के खानदान की हो तुम। क्या कहा तुमने? नवाबों के खानदान से? अरे मेरे खानदान पर क्यों जाते हो? तुम्हारा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? अरे ये क्या किया तुमने? पान खाकर मेरे ऊपर थूक दिया। अभी पान खाकर थूका है, ज्यादा बोला ना तो झाड़ू लेकर मारूंगी भी तुम्हें। अरे इस उम्र में मुझ पर पाबंदी लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? और तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पति के होते हुए पान वाले और उस चाय वाले के साथ चाय पीते हुए? कितनी बार मना किया है कि मोहल्ले के इन ठरकी लोगों के साथ गप्पे मत लगाया करो। अरे मेरे जैसा सुंदर पूरे मोहल्ले में कोई है? अभी भी मैं इतनी उम्र की हो चुकी हूँ, फिर भी मेरी सुंदरता पर लोग मरते हैं तो तुम्हें जलन होती है। तुम तो मेरी कदर करते नहीं,
अब मोहल्ले के 2-4 बुड्ढे हैं, मुझ पर मर मिटते हैं, तो तुम्हें क्या दिक्कत है भला? माँ जी, पिताजी सही कह रहे हैं। आपको मोहल्ले में ऐसे उन लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। कल को लोग बात बनाएंगे तो हमारी बदनामी होगी। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि तू भी मेरी जवानी से जलने लगी है। इस बुढ़े को तो कभी से मेरी सुंदरता दिखी ही नहीं। जब 4 लोग मुझे जाकर मेरी सुंदरता की तारीफ करते हैं तो इसे बहुत बुरा लगता है। तुम उस चाय वाले और पान वाले बहादुर को जानती नहीं हो, कितना ठगी है वो। अच्छा, तो तुम्हारे मन में ये सब चल रहा है कि मेरा उन लोगों के साथ चक्कर चल रहा है। दुलारी जब रामलाल के मुंह से ये सुनती है तभी वो पास रखा गिलास अपने बुढ़े पर फेंक देती है, लेकिन वो गिलास रामलाल को ना लगकर दुलारी की बहू रेणु को लग जाता है। देखा, तुम्हारी इसी हरकत की वजह से मैं परेशान हूँ। बेचारी बहू की क्या गलती थी? देखो जरा, बहू के सर से खून बह रहा है। मेरा सर। माँ जी, ये क्या किया आपने? अरे बहू, तुझे बीच में आने की क्या जरूरत थी? तुझे पता है, जब इसकी मार खाने वाली आदत है तो जब मेरी और इसकी लड़ाई हो तो बीच में मत आया कर। मुझे क्या पता था कि वो गिलास मुझे ही लग जाएगी। रामलाल अब जल्दी से फैमिली डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर आकर रेणु के सर पर मलहम पट्टी कर देता है, लेकिन फिर भी दुलारी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन दुलारी की आदतों में कोई सुधार नहीं होता। जब रामलाल कुछ कह देता तो दुलारी उस पर ही बरस पड़ती। एक रोज रामलाल देखता है दुलारी चाय वाले की दुकान पर बैठकर चाय पी रही थी। आज तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। रोज रोज मैं इसे समझा समझा कर तंग आ गया हूँ, लेकिन इसकी आदतों में कोई सुधार ही नहीं आ रहा। तुम्हारे हाथों की चाय में तो जादू है, जादू। एक कप चाय पी लूं तो सर का दर्द उतर ही जाता है। अरे तभी तो मलाई डालकर तुम्हारे लिए स्पेशल चाय बनाता हूँ। और देखो, मुझे तुमसे पैसे भी नहीं चाहिए। अरे क्या बताऊं मैं अपने बुढ़े के बारे में। उससे बातें करके मेरे सर में दर्द होने ही लगता है, तभी मुझे ये चाय पीने का मन करता है। सच में रामलाल भाई साहब तो बातें ही ऐसी करते हैं कि किसी के भी सर में दर्द हो जाए। तभी तो तुम्हारे दर्द की दवा बना हुआ हूँ मैं। तेरी इतनी हिम्मत मेरी पत्नी के करीब आने की कोशिश कर रहा है, अपनी गंदी चाय पिलाकर। और तुम दुलारी, आज घर चलो, या तो तुम इस मोहल्ले में रहोगी या आज मैं। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो और उसे क्यों मार रहे हो? छोड़ो उसे, वरना मैं तुम्हें चप्पलों से मारूंगी और पूरे मोहल्ले चप्पलों से मारते हुए घर लेकर आऊंगी। दुलारी रामलाल को मारते हुए घर लाती है। रामलाल फिर भी दुलारी को समझाने की कोशिश करता है कि तभी अरे माँ जी, क्यों मार रहे हैं आप पिताजी को? माँ जी रुक जाइए। बहू, मुझे रोक मत। आज तो मैं इस बुढ़े को मार कर रहूंगी। क्या जरूरत है इसे मेरे पीछे पीछे जासूसी करने की? माँ, ये आपकी जासूसी नहीं कर रहे थे, बल्कि ये तो सामान लाने बाहर गए थे और पिताजी ने ऐसा क्या कर दिया जो आप उन्हें मार रही है? अरे मेरी फूटी किस्मत बहू, इसे मैं रोज पान वाले या चाय वाले के अलावा मोहल्ले के बूढ़ों के साथ देखता हूँ। अब मेरा फर्ज तो है ना कि इसे रोकने का। बस रोकने गया तो मुझे चप्पलों से मारने लगी। रामलाल अपनी पत्नी से बहुत परेशान हो जाता है। वो कुछ कहता तो दुलारी उसके साथ मारपीट करने लगती। एक रोज रामलाल सुबह सुबह घर आता है, लेकिन उसके साथ एक और लड़की थी जो रामलाल के साथ शादीशुदा जोड़े में थी। अरे पिताजी, ये कौन है? और आपने दूसरी शादी कर ली, लेकिन ये तो बहुत कम उम्र की लग रही है। हाँ, मैंने शादी कर ली और ये पूरी 18 साल की है। ये बालिक है। हाँ, और मैंने अपनी मर्जी से की है। अब से इस घर का कार्यभार मेरी चंदा पर ही है। वही इस घर की मालकिन है। पीछे से दुलारी ये सारा माजरा देखकर हैरान थी और उसकी आंखें भर आई थी, लेकिन वह अचानक से ये सब होता देख सदमे में आ जाती है और अपने कमरे में जाकर खूब रोती है। माँ जी, आप खुद को संभालिए ना जाने पिताजी को क्या हो गया है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन आपको समझना होगा। बहू, कैसे खुद को समझाऊं? इस बुढ़े को तो समझना चाहिए था ना कि उसकी घर में एक बीवी है,
लेकिन ये बुढ़ा तो इतना गिरा हुआ निकलेगा कि एक जवान लड़की से शादी कर ली इसने। अरे वो तो तेरी उम्र की भी नहीं है, इससे तनिक भी लाज नहीं आई। पूरा घर हैरान था कि रामलाल ने कैसे एक कच्ची उम्र की लड़की से शादी कर ली है। हालांकि चंदा की उम्र 18 साल पार थी। एक रोज रेणु किचन में काम कर रही होती है कि तभी चंदा वहां जाकर रेणु से कहती है, अरे बहू, आज कुछ खाने में अच्छा सा बना ले, मेरे उनको कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा है। चुप कर, तुझे किसने कहा कि मैं तेरी बहू हूँ? अभी तो तू मुझसे भी छोटी है और मुझे अपनी बहू बना रही है। तू मेरी सास नहीं हो सकती। उम्र में मैं भले ही तुमसे छोटी हूँ, लेकिन रिश्ते में तू मेरी बहू है और मैं तेरी सास। मानना है तो मान, वरना कोई बात नहीं। चंदा इतना कहने के बाद वहाँ से चली जाती है। अब रेणु अपनी सास को सारी बातें बताती है। इसकी इतनी हिम्मत कि वो तुझे बहू कहे। अरे एक बित्ते की तो खुद है और चली है सास बनने। इसे तो मैं अभी बताती हूँ। इतना कहने के बाद दुलारी किचन से बेलन लेती है और उस लड़की को मारने जाती है। तभी सामने रामलाल आ जाता है और अपनी पत्नी दुलारी का डट कर सामना करता है। अब मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। मैं पहले का रामलाल नहीं रहा। मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, आज तक तो मेरे लिए तुमने कुछ भी नहीं किया। आज को बेटी जैसी लड़की को बीवी बनाकर लाने के बाद तुम में इतने बदलाव आ गए और इसके लिए तुम्हारा प्यार इतना ज्यादा उमड़ रहा है कि क्या कहूँ कि तुम उसे बचा रहे हो। अब शादी की है तो जिम्मेदारी भी तो समझनी होगी ना। तुमसे शादी करके तो मैं पछताता रह जाऊंगा। जिंदगी भर मार खाता रहा। अब मैं अपनी नई पत्नी के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा हूँ, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? इतना सुनकर दुलारी रोने लगती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, मेरा सामान बांध दे। अब मैं इस घर में एक और पल नहीं रह सकती। मैं अपने घर में अपनी बेटी जैसी सौतन के साथ नहीं रहूंगी। इस बुढ़े का तो दिमाग ही फिर गया है। लेकिन माँ जी, आप जाएंगी कहाँ? नहीं नहीं, हम आपको कहीं भी नहीं जाने देंगे। दुलारी को रोता हुआ देख चंदा हंसने लगती है, क्योंकि दुलारी रो ही ऐसे रही थी कि चंदा की हंसी निकल जाती है। देखो जरा कितनी बेशर्म है, मुझे रोता हुआ देख के ऐसे हंस रही है ये लड़की। हंसी तो मुझे भी आ रही है। पहली बार आज मैंने तुम्हें रोता हुआ देखा है, वरना जब से शादी हुई है तब से तो तुम ही मुझे रुला रही थी। और हाँ आंटी, मेरी और अंकल की शादी झूठी है। हम तो बस आपको समझाने और सबक सिखाने के लिए झूठी शादी का नाटक कर रहे थे, क्योंकि मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ और मुझे एक्टिंग करना बहुत अच्छे से आता है। इसका मतलब मेरे बुढ़े ने शादी नहीं की है। हे प्रभु, आपने मेरी इज्जत बचा ली। अभी तक तो नहीं की है, लेकिन तुम्हारी हरकतों में सुधार नहीं आया तो मुझे शादी करनी पड़ेगी। और फिर दुलारी अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अपने पति रामलाल के साथ खुशी खुशी नए जीवन की शुरुआत करती है।